मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको डीएलएड 4 सेमेस्टर के साइंस का जैव विकास पाठ का अध्ययन कराऊंगी। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि जैव विकास क्या होता है। जैव विकास एक धीरे धीरे क्रमिक रूप से होने वाला परिवर्तन है। इसमें जो आदिकाल के समय आदिकाल के समय से जो निम्न एवं सरल कोटि के जीव जंतु पेड़ पौधे थे, वो आज के परिणाम स्वरूप उच्च कोटि के एवं जटिल रूपों में हमें प्राप्त होते हैं। ये जो जैव विकास होता है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके कारण ही इन सब जीव जंतु एवं पौधों में विकास होता है, और ये विकास होने से ही हमें उच्च कोटि के जीव जंतु एवं पौधे प्राप्त होते हैं। अब हम जानते हैं कि जैव विकास के सिद्धांत के रूप में कि जैव विकास का सिद्धांत किन किन लोगों ने दिया था। जैव विकास का जो सिद्धांत है उसमें है लैमार्कवाद, फिर है डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, फिर उत्परिवर्तनवाद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैमार्कवाद। शुरुआत करते हैं लैमार्कवाद से। जैव विकास के सिद्धांत को सबसे पहले जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने अपनी बुक फिलोसफिकल जूलॉजी में इसे प्रकाशित किया था। ये सबसे पुराना सिद्धांत है। ये 1809 में प्रचलित हुआ था। इस सिद्धांत में उन्होंने 4 सिद्धांत बताए थे। सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसमें क्या होता है, पहला इन्होंने सिद्धांत दिया उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसमें क्या होता है, जो शारीरिक अंग जो उपयोग किए जाते हैं और जिनका उपयोग नहीं होता है, उसमें नए प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। इन लक्षणों में क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और ये निरंतर परिवर्तन चलते रहते हैं, जिससे वो अपने पुरानी पीढ़ी से भिन्न रूप में दिखाई देते हैं। सिद्धांत है वो है जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति। इस सिद्धांत में जो जीवों का आकार है वो भी वृद्धि करता रहता है और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। सिद्धांत आता है अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग। इस सिद्धांत के अंतर्गत लैमार्क ने बताया कि जिन अंगों का हम प्रयोग करते हैं वो तो बने रहते हैं, और जिन अंगों का हम प्रयोग नहीं करते वो विलुप्त होते चले जाते हैं। चौथा जो इनका सिद्धांत है उसमें था वातावरण का प्रभाव। या इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि जो जीव जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। जो उनके शरीर की रचना है उस वातावरण के अनुकूल हो जाती है। जैसे कि मगरमच्छ जो होता है वो अपने चमड़ी को ज़मीन एवं पृथ्वी पर रहने के लिए उसके अनुकूल बना लेता है। जैसे पौधे हैं, पौधों में जो कैक्टस होता है वो रेगिस्तान में होता है, वो अपने आप को कटीला उसी रूप में बना लेता है, जिससे उसमें कम पानी की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार जैसा वातावरण होता है, मनुष्य अपने आप को उसी वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है। ये जो थे लैमार्क ने ये 4 सिद्धांत बनाए थे। अपने इन 4 बिंदुओं को स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने जिराफ को लेकर अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने जिराफ को बताया कि जो अफ्रीका के जिराफ थे वो पहले छोटी गर्दन एवं छोटे टांगों वाले होते थे। ठीक है, तो जब जैसे जैसे मौसम शुष्क होता गया, वहाँ के पेड़ पौधे जो होते गए वो मरते गए और कम होते चले गए, जिसके कारण जिराफ को अपने भोजन की प्राप्ति के लिए जो लंबे पेड़ थे उसको ग्रहण करने के लिए उन्हें अपनी गर्दन एवं टांगों को लंबा करना पड़ा, जिससे कि जो उस पीढ़ी के जिराफ थे वो लंबे होते चले गए, और जो नेक्स्ट पीढ़ी आती गई वो
लंबी टांगों एवं लंबी गर्दन वाली ही उत्पन्न हुई। अभी हमने मार्क्सवाद पढ़ा, अब हम इसके बाद डार्विनवाद पढ़ेंगे। जो चार्ल्स डार्विन थे, वो एक अंग्रेज जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने अनेक देशों की यात्रा के दौरान अनेक जीवों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों के उद्भव नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। उनके इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद या डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस सिद्धांत के तथ्यों का निम्नलिखित आधार हमें बताया। इसमें जो पहला तथ्यों का आधार है वो है प्राकृतिक वर्ण या चयन। इसमें डार्विन ने ये बताया कि जो ये जीवन होता है वो संघर्षमय होता है। जो इस जीवन को संघर्षमय होते हुए अगर उसको जी लेता है तो वो जीवित रहता है, अन्यथा जो इस संघर्ष में हार मान लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। आ जाती है विभिन्नताएं। विभिन्नता प्रत्येक जो जीव होता है वो अपने आप में ही अलग होता है और अपने आप में ही अलग होने के कारण ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं। ये जो विभिन्नताएं होती हैं वो वातावरण के अनुसार होती हैं। वो विभिन्नताएं जीव को उस वातावरण के अनुकूल बना देती हैं। फिर आ जाता है योग्यतम की उत्तरजीविता। यह जीवित रहता है जो जीवन में संघर्ष करता है, इसीलिए जो संघर्ष करता है वही योग्य होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। और जो निर्बल होता है वो संघर्ष करने में असक्षम होता है, जिसकी वजह से वो जीव नष्ट हो जाता है। अब फोर्थ पॉइंट आता है जीवन संघर्ष। एक जीव को जीवित रहने के लिए प्रकाश, स्थान एवं भोजन की आवश्यकता होती है। जब जीव को वो ये तीनों चीज़ें प्राप्त करनी होती हैं तो उसे संघर्ष करना पड़ता है। यही संघर्ष उसका जीवन संघर्ष कहलाती है। फिर नेक्स्ट आता है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। प्रत्येक जीव जो होता है अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और उसमें ये जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो अधिक होती है। जो हमारा सिद्धांत है वो है नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद में अनेक परिवर्तनों नव डार्विनवाद जो पुराना डार्विनवाद था उसमें परिवर्तनों को करके नव डार्विनवाद को का सिद्धांत स्थापित किया। इस सिद्धांत को जूलियन हक्सले ने ही प्रतिपादित किया। इसमें निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया गया, जिसमें पहला था उत्परिवर्तन। डीएनए की जब रचना में परिवर्तन होता है उसमें उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। डीएनए यानी आनुवंशिक परिवर्तन है। जब इसमें जब एक लक्षण परिवर्तित होता है तो वो दूसरे जीव में अलग से ही स्थापित हो जाता है। पृथक्करण दूसरा है पृथक्करण। पृथक्करण यानी भौगोलिक वातावरण में की जो विभिन्नताएं हैं वो सभी जीवों को एक दूसरे से अलग करती हैं, जिसके कारण वो नई जातियां एवं उपजातियों का निर्माण करते हैं। विभिन्नताएं लैंगिक जनन के समय प्रत्येक जीव में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये विभिन्नता माता पिता के गुणसूत्रों के संयोग और युग्मों का निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय के द्वारा उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण ऐसी विभिन्नताएं तथा परिवर्तन जो पर्यावरण में रहने के लिए उपयुक्त और एवं लाभप्रद है। ये प्रकृति द्वारा वर्ण कर ली जाती हैं।
हानिकारक विभिन्नताओं तथा उत्परिवर्तन जो होते हैं जीवों को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत जो है हमारा उत्परिवर्तनवाद यानी म्यूटेशनल थ्योरी। तो ये हॉलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो बी ब्रीच ने इवनिंग प्रिमरोज के पौधे पर जब अध्ययन किया तो उन्होंने यह पाया कि जो नए पौधे थे वे अपने जनक पौधों से भिन्न थे, जिसकी वजह से ये एक नई जाति के रूप में उभर कर आए। डी ब्रीच ने ये जो अध्ययन किया वो एक लंबे समय का पीरियड था, जिसमें कि उन्होंने ये सिद्धांत 1901 में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में निम्नलिखित बातें उन्होंने कही। पहला है उत्परिवर्तन बहुत कम समय में उत्पन्न हो जाता है, यानी उत्परिवर्तन जो होता है उसको अधिक समय नहीं लगता है। उत्परिवर्तन प्रायः जनन द्रव्य में होते हैं। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन प्रायः अनिश्चित होते हैं, यानी निश्चित नहीं होगा कि उत्परिवर्तन होगा भी या नहीं होगा, या कौन सा नया ऐसा उनमें लक्षण उत्पन्न होगा। फिर है जातियों के भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। प्रत्येक जाति में अलग अलग तरह के उत्परिवर्तन होते हैं। ये लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकते हैं, यानी ये जो उत्परिवर्तन है वो लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जातियों के लक्षण में आकस्मिक रूप में होने वाले वंशानुगत परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाते हैं, यानी आकस्मिक रूप से जो वंशानुगत परिवर्तन होते हैं वो उत्परिवर्तन कहलाते हैं।